तो आदिकाल के नामकरण और उसकी समय सीमा को निश्चित करने के बारे में जब हम आगे बढ़ते हैं और जब हम बात करते हैं कि आदिकाल के नामकरण और उसकी समय सीमा तय करने का प्रथम प्रयास किसने किया, तो हम पाते हैं कि यह प्रयास हमें जॉर्ज ग्रियर्सन के रूप में देखने को मिलता है। जॉर्ज ग्रियर्सन, जिनकी पुस्तक द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है, जो उनकी हिंदी साहित्य के इतिहास की पुस्तक है, उसमें उन्होंने पहली बार हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित करने का और क्रमबद्ध ढंग से उनका विभाजन और नामकरण करने का प्रयास किया। और उन्होंने साहित्य के इस प्रथम काल का नामकरण चारण काल के नाम से किया। किस नाम से? चारण काल के नाम से किया। और उसकी समय सीमा उन्होंने 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक तय की। तो आदिकाल के नामकरण का प्रथम प्रयास हम देखते हैं कि जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा किया गया और उन्होंने इस काल का नाम चारण काल किया। अब अगर हम इसका मूल्यांकन करते हैं तो हम पाते हैं कि यह, अगर हम इस मूल्यांकन करने की दिशा में आगे बढ़ें तो हमें ये देखना है कि क्या उन्होंने जो यह नामकरण आदिकाल के बारे में किया है, क्या यह उचित है, क्या यह नाम उचित है। तो हम पाते हैं कि विभिन्न और बाद के विभिन्न विद्वानों ने भी, जो आलोचक रहे हैं, जो हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन से संबंधित रहे हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास के जो विद्वान रहे हैं, वो कहते हैं कि इस समय ना तो कोई चारण रचना देखने को मिलती है और ना ही किसी चारण प्रवृत्ति की उपलब्धता मिलती है। और इस तरह की अगर प्रवृत्ति कोई नहीं मिलती है और ना ही कोई चारण रचना मिलती है तो क्या उस काल का नाम चारण काल किया जाना उचित होगा? पहला पॉइंट। दूसरा, आलोचकों का कहना है कि स्वयं जॉर्ज ग्रियर्सन कोई चारण रचना प्रस्तुत करने में समर्थ नहीं हुए, अर्थात उन्होंने इस काल का नाम चारण काल तो दिया परंतु साक्ष्य के रूप में वो स्वयं कोई चारण रचना या चारणों से संबंधित रचना प्रस्तुत नहीं कर पाए। तो फिर क्या यह काल, यह नामकरण जो है वो स्वीकार्य होना चाहिए? इसके बाद हम देखते हैं कि इन्होंने जो समयावधि दी है वह भी विवादास्पद प्रतीत होती है, क्योंकि इन्होंने जो समयावधि दी है वो क्या समय दिया है? 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक। जबकि हम देखते हैं कि इस समय तो हम देखते हैं जो मध्यकालीन हमारी आर्य भाषा थी, जिसमें हम देखते हैं पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, तो हम देखते हैं कि इस समय तो प्राकृत की रचनाएं और अपभ्रंश की रचनाएं हो रही थीं। तो हम उस समय हिंदी साहित्य के इतिहास को उस समय तक, उतने पीछे तक अगर हम ले जाएं तो क्या यह उचित होगा? तो ये समय सीमा, इतने पीछे तक हिंदी साहित्य को ले जाना उचित नहीं प्रतीत होता है। तो इसलिए परवर्ती जो भी विद्वान रहे हैं उन्होंने उनकी इस समय सीमा और उनकी इस नामकरण दोनों को मान्यता नहीं दी है और स्वीकृति नहीं दी है, जिसकी वजह से उनके द्वारा किया गया यह नामकरण उतना तर्कसंगत नहीं प्रतीत होता है। हालांकि उन्होंने आदिकाल के नामकरण का प्रथम प्रयास किया, उसकी समय सीमा निर्धारित करने का जो प्रयास किया वो अपने आप में प्रशंसनीय है। हम उनके इस प्रयास को अनदेखा नहीं कर सकते हैं। तो इस दिशा में प्रथम प्रयास करने के लिए जॉर्ज ग्रियर्सन का यह जो कार्य है वो अत्यंत प्रशंसनीय है। तो हम अगर फिर आगे बढ़ते हैं कि अन्य कौन से आलोचक हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का नामकरण किया, हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम काल का नामकरण किया, तो हम पाते हैं कि मिश्र बंधु, चूँकि हम लोगों ने इसी क्रम में हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन के बारे में भी पढ़ा था और इसी क्रम में हम पढ़ रहे हैं कि इसके बाद किसने हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल का नामकरण करने का प्रयास किया है। तो हम देखते हैं कि हम देखते हैं कि मिश्र बंधुओं का नाम आता है जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के इस प्रथम काल का नाम क्या, आरंभिक काल लिया। तो आरंभिक काल लिया और उन्होंने इस आरंभिक काल को दो भागों में बांटा। पहला भाग पूर्वारंभिक काल और दूसरा भाग उत्तरारंभिक काल। तो पूर्वारंभिक काल का समय इन्होंने
700 विक्रम संवत से 1300 विक्रम संवत। और उत्तर आरंभिक काल का समय उन्होंने क्या किया, हम देख रहे हैं कि मिश्र बंधुओं के द्वारा आदिकाल का जो नामकरण किया गया वो आरंभिक काल किया गया, और उन्होंने इसे पूर्व आरंभिक काल, जिसका समय उन्होंने 700 विक्रम संवत से 1300 विक्रम संवत तक माना, और उत्तर आरंभिक काल जिसका समय उन्होंने 1300 विक्रम संवत से 1444 विक्रम संवत तक माना। तो हम देखते हैं कि ये भी अपने आप में इनके द्वारा किया गया एक महत्वपूर्ण प्रयास है। परंतु परवर्ती विद्वानों ने जब इस पर बातें की, इसका मूल्यांकन किया, तो उनका मानना था कि यह एक सामान्य नाम है। जैसे कि कोई भी चीज़ प्रारंभ हो रही है, कोई भी चीज़ आरंभ हो रही है, तो उसका नाम आरंभिक काल रख दिया गया। ऐसा नहीं लगता है कि कोई विशेष प्रवृत्ति के आधार पर यह नामकरण किया गया हो, तो यह एक सामान्य नाम प्रतीत होता है। दूसरी अगर हम देखते हैं इसके मूल्यांकन की प्रक्रिया में, अगर हम दूसरे पॉइंट पर बात करें, तो हमें देखने को मिलता है कि इससे किसी साहित्यिक परंपरा का साक्ष्य नहीं मिलता है, कि कोई साहित्यिक परंपरा चली आ रही हो जिसके आधार पर जो है, क्योंकि हमारी जो हिंदी साहित्य के इतिहास की जो साहित्यिक परंपरा है, ये ऐसा नहीं कि यहीं से प्रारंभ हो रही है। हम देखते हैं कि यह जो हिंदी साहित्य के इतिहास की जो परंपरा है, या हिंदी साहित्य लेखन की जो परंपरा है, ये कहीं ना कहीं हम देखते हैं वैदिक काल से चली आ रही है। वैदिक काल से होते हुए, वैदिक संस्कृत से होते हुए, ये मध्यकालीन आर्य भाषाओं की साहित्यिक परंपरा का एक अनवरत हिस्सा है। तो अगर हम इसे किसी एक अचानक से प्रारंभ किया हुआ या आरंभिक काल मानेंगे, तो ये उचित नहीं प्रतीत होता है। तो इससे किसी साहित्यिक परंपरा का अभाव मिलता है, उसका कोई साक्ष्य नहीं मिलता, तो ये भी जो है उचित नहीं है। और उसके बाद हम देखते हैं कि इन्होंने जो साहित्यिक कालखंडों का जो नामकरण किया है, वो चूँकि ये क्या है, ये एक साहित्यिक कालखंड है, हम साहित्य के काल के बारे में बात कर रहे हैं। और उसमें भी जब इन्होंने पूर्व आरंभिक और उत्तर आरंभिक काल विभाजन किया है, तो उन्होंने भाषा के आधार पर इसका विभाजन किया है। तो भाषा के आधार पर साहित्यिक कालखंड का नामकरण जो है, वो भाषा के आधार पर करना भी अनुचित प्रतीत होता है। और इन्होंने जो नामकरण किया उसके साक्ष्य के रूप में कोई प्रामाणिक आधार नहीं प्रस्तुत किया, तो इसलिए भी इनके द्वारा किया गया है जो नामकरण है, जो मिश्र बंधुओं के द्वारा किया गया नामकरण है, वो जो है इतना उचित नहीं प्रतीत होता है। तो हम देखते हैं कि जो है, लेकिन नामकरण का भले कोई प्रामाणिक आधार, ठोस आधार नहीं दिखता है, परंतु इन्होंने एक ऐसा कार्य किया